हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हो और आपके जून 2024 में एग्ज़ाम है तो इस वीडियो में मैं आपके 12 मार्क्स पक्के करवाने वाला हूं। सर वो कैसे? वो ऐसे कि आपका सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 1 है, दैट इज़ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सर उसके क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें 12 मार्क्स के आपके सर ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। इस वीडियो में हम उन ट्रू फॉल्स को करेंगे। इसी में से या इसी जैसे आपके ट्रू एंड फॉल्स आपको आ जाएंगे और आपके 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सर ये फाइल कहाँ पर मिलेगी? सर टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टा पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आइए इन ट्रू एंड फॉल्स को हम डिटेल में देखते हैं। पहले की बात करें, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एंटरप्राइज इज ए गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फॉरसिबल फ्यूचर। सर जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो ऑन द अजम्पशन प्रिपेयर की जाती है जीसीए। सर जीसीए क्या है? पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा आपका अक्रूवल होता है। तो सर इसने बोला कि नॉट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न, तो आपका ये फॉल्स होगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एंटरप्राइज इज ए गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फॉरसिबल फ्यूचर। तो ये आपका पहला खत्म। दूसरा सर, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज ए मेथड ऑफ असर्टेनिंग इन्वेंटरी बाय टेकिंग एक्चुअल इन फिजिकल काउंट। बिल्कुल सर, जो आपका पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम होता है उसमें एक्चुअल फिजिकल काउंट होते हैं, तो ये आपका ट्रू होगा। अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एक्चुअल फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंटरी इज टेकन ऑल ऑफ द इन्वेंटरी ऑन हैंड एट अ पर्टिकुलर डेट, तो ये भी आपका ट्रू होगा। थर्ड की बात करें सर, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। मतलब सर देखिए, डेटर पर हम प्रोविजन बनाते हैं तो वो आपका एक तरह से एंटीसिपेटेड लॉस होता है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो होता है वो आपकी एंटीसिपेटेड इनकम है। तो क्या क्या बोल रहा है? द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। सर बिल्कुल सही बात है। कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि एंटीसिपेशन ऑफ ऑल लॉसेस बट नॉट इनकम। तो सर हम इनकम को एंटीसिपेट नहीं करेंगे, तो ये आपका ट्रू होगा। According to the principle of conservatism, provision is maintained for all losses incurred to be in future. Discount on creditor is income, ये इनकम है आपकी, तो इसकी प्रोविजन हम नहीं बनाएंगे। ओके, फोर्थ की अगर बात करें, इफ द एरर आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देन ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। देखिए, अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो कहीं ना कहीं सस्पेंस अकाउंट तो बनेगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन सभी एरर आपके सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ठीक हों तो ऐसी पॉसिबल नहीं होता। कुछ ऐसे एरर होते हैं जो आपके बिना सस्पेंस अकाउंट के भी रेक्टिफाई हो जाते हैं, जैसे सर एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तो ये आपका फॉल्स होगा। इसी के साथ आपका फोर्थ ट्रू एंड फॉल्स भी हो गया। फिफ्थ की बात करें सर, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सर ये एनपीओ का क्वेश्चन है, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल नेचर की हो, आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो जाता है। All the receipt and payment whether revenue or capital nature including the receipt and payment account. Okay sir. सिक्स्थ की बात करें, फिक्स चार्ज जनरली कवर ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वन। बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। फ्यूचर वन कैसे होगा? फिक्स चार्ज आपका स्पेसिफिक एसेट के लिए होता है, ये आपका फॉल्स होगा। ये देखिए, फिक्स्ड एसेट इज ए मोर्टगेज ऑन अ स्पेसिफिक एसेट। अ फ्लोटिंग चार्ज इज जनरली कवर ऑल द एसेट इंक्लूडिंग द फ्यूचर वन, जैसे स्टॉक होता है आपका, ठीक है। तो फिक्स चार्ज आपका स्पेसिफिक एसेट पर होता है, तो ये फॉल्स होगा। 6 भी आपका हो गया। सेवंथ, अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसिंग थ्रू लीगल प्रोसेस। सर कंपनी ने कोई क्लेम करना है, एंटरप्राइज जा रही है लीगल प्रोसेस के थ्रू, वेयर आउटकम इज अनसर्टेन, इज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर ये क्लेम है आपका, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये कंटिंजेंट एसेट होगा, क्योंकि आपका ये क्लेम है। अ क्लेम दैट एंटरप्राइज इज परसिंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर आउटकम इज अनसर्टेन इज ए कंटिंजेंट एसेट। ओके, एट्थ की बात करें सर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट ऑफ द लेजर अकाउंट आर बैलेंस्ड। बिल्कुल भी नहीं होता, फॉल्स है आपका, क्योंकि ये P&L में जाते हैं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर बुक आर टोटल्ड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके सर, सिर्फ आपके जो रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड्स द एडिशन ऑफ ग्रेस डेज टू अराइव एट ड्यू डेट। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सीधे ड्यू डेट दे रखी है तो आपको जो ग्रेस डे हैं वो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सर ये ट्रू है। Where the due date is specifically given, then there is no need to further addition of 3 days of grace to it. Okay, तो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये नाइन्थ भी आपका हो गया। ओके, टेंथ की बात करें, एनी अमाउंट स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट ऑफ द पार्ट ऑफ मशीन इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल भी नहीं। सर ऐसा क्यों? क्या रिप्लेसमेंट से आपकी कोई एफिशिएंसी बढ़ी? कुछ बताया नहीं सर।
क्या कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कुछ बताया नहीं सर, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो एक रिप्लेसमेंट है। ये फॉल्स होगा। अमाउंट स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी worn आउट ऑफ द पार्ट ऑफ मशीन इज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके सर। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ये गलत बात है, एसेट साइड होता है, क्योंकि आपकी जो डिबेंचर्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड होते हैं, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आपका एसेट साइड होता है, तो ये आपका फॉल्स होगा। इसके साथ 11th भी आपका हो गया। अच्छा, इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ओके, देन ऑल एरर आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो ऑलरेडी ये आया हुआ था। 13 की बात करते हैं, एनी अमाउंट स्पेंट टू मिनिमाइज द वर्किंग एक्सपेंसेस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल गलत बात है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ऐसा क्यों? अब मान लीजिए आपने मशीनरी परचेज की, उस मशीनरी परचेज करने की वजह से जो आप वेजेस देते थे वर्कर को वो अब देनी नहीं पड़ेंगी, तो ये आपके वर्किंग एक्सपेंसेस क्या है, मिनिमाइज हो रहे हैं, और आपने जो अमाउंट स्पेंड की है उस मशीनरी पर, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ये फॉल्स होगा। इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम दैट मनी स्पेंड फॉर द रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड बी जनरेटेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंटिटी सो दैट इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके सर। 14th की बात करते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बिल्डिंग को, सर बिल्डिंग आपकी फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ तक जितने खर्चे होंगे, पुट टू यूज़ तक खर्चे होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे सर, कैपिटलाइज्ड होंगे, कैपिटलाइज होंगे, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये आपका ट्रू है। Repairs for the first time an old building are incurred to put the building in usable condition is a part of the cost of building. Okay sir, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होगा। 15th की बात करें, द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, फॉल्स है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ऐसे होता है आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो ये आपका फॉल्स होगा। द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये 15 भी आपका हो गया। 16 की बात करें, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इंजॉय वोटिंग राइट, ऐसा कभी भी नहीं होता सर, इक्विटी के अलावा वोटिंग राइट कोई भी इंजॉय नहीं करता, फॉल्स है। अ शेयर ऑन विच अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड, तो ये पढ़ लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। 17 की बात करें, देयर इज नो एंट्री पास बाय कंसाइनी, अच्छा कंसाइनमेंट से है ये। देखिए कंसाइनमेंट आपके जो सिलेबस है वो खत्म हो गया भाई, तो उसकी MCQ या ट्रू एंड फॉल्स क्या ही आएंगे, तो मेरे हिसाब से कर लेते हैं फिर भी। देयर इज नो एंट्री पास बाय कंसाइनी इन हिज बुक्स फॉर द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद हिम, देखो कंसाइनी एंट्री नहीं डालता, कंसाइनर एंट्री डालता है, किसकी सर, स्टॉक की। इट इज द कंसाइनर हु हैज रिकॉर्ड द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइन गुड्स सिंस ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स, तो ये हो गया आपका। अच्छा 18th की बात करें सर, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड, बिल्कुल सही बात है सर, हम उनको बैलेंस नहीं करते। बस बात इतनी है कि जो डेबिट साइड आपका बैलेंस होगा किसका, डिस्काउंट का, उसको हम डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, ठीक है। जो क्रेडिट साइड होगा उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। डिस्काउंट कॉलम इज टोटल्ड एंड ट्रांसफर्ड टू द डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड अकाउंट, ये कभी भी बैलेंस नहीं होती, ये ट्रू है, ठीक है। ओके सर। 19 की बात करें, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड, ये भी आपका अप्रूवल बेसिस वाला है भाई, वो भी अब खत्म है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट सेल इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट, ये फॉल्स होगा आपका, क्योंकि जब भी आप गुड्स को बेचोगे तो एज अ सेल ही बेचते हो, दे आर रिकॉर्डेड एज अ सेल इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कस्टमर माइट एक्सेप्ट और रिजेक्ट द गुड्स, तो ये भी आपका हो गया। अच्छा 20 की बात करें, अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर एट अ डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल, बिल्कुल सही बात है सर, ट्रू है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशू टू एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर 21 की बात करते हैं, वेयर हाउस रेंट पेड फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड इन्वेंट्री शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड इन्वेंट्री, तो सर इसका आंसर क्या होगा। देखो यार, इन जनरल टर्म हम बात करें तो जो आपका वेयर हाउस रेंट होगा वो कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं। अब जैसे वाइन की बात कर ले हम, सर वाइन को स्टोर करने के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में हमें सेलेबल कंडीशन में वाइन को लेकर आने के लिए तो कोल्ड स्टोरेज का यूज़ करना पड़ेगा, तो कोल्ड स्टोरेज का जो रेंट होगा सर वो पार्ट ऑफ द वाइन कॉस्ट ज़रूर होगा। तो इसके लिए अगर जनरल टर्म में बात करें, रेंट कभी भी पार्ट नहीं होता कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड इन्वेंट्री का, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये पार्ट होता है। अगर हम जनरल की बात करें तो ये फॉल्स होगा। वेयर हाउसिंग कॉस्ट रिलेटेड टू फिनिश्ड गुड्स आर एक्सपेंस्ड
when incurred are not included in the inventory cost unless the storage is incurred for getting the inventory ready for sale। वही बात बोला है, तो ये आपका false होगा। तो आगे बढ़ते हैं 22। A person holding preference share of a company cannot hold equity share of a company। सर कहीं भी नहीं लिखा, तो ये false है, false होगा। Preference share holder can hold both equity and preference share। ओके सर। सर 23 की बात करें, बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप। सर बिजनेस की बात कर रहा है, बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन अ डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप। सर ये फॉल्स होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर एक पार्टनर की डेथ होने से जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो कैरी ऑन कर सकते हैं बिजनेस को, तो इससे बिजनेस जो है वो एंड नहीं होगा। लेकिन अगर इसी आपका ट्रू एंड फॉल्स में ऐसा होता कि बिजनेस ना होता, सिर्फ पार्टनरशिप होता कि पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन अ डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप, तो ये कहीं ना कहीं ट्रू होता। सर क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप आपकी एंड हो जाएगी, नए सिरे से जो आपकी पार्टनरशिप बनेगी जो सर्वाइविंग पार्टनर्स होंगे। ठीक है सर। 24 की बात करें, कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। सर सब्सिडरी बुक क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि जो कैश ट्रांजैक्शन है वो स्ट्रेट वे रिकॉर्ड की जाती हैं कैश बुक में ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड लेजर अकाउंट्स। ओके। उसके अलावा सर प्रिंसिपल बुक क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि जो कैश बुक है वो सर्व करती है कैश अकाउंट का काम और बैंक अकाउंट का काम, और उसके जो बैलेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में हम पोस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वो प्रिंसिपल बुक का भी काम करती है। द कैश बुक इज दस बोथ सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। आगे बढ़ते हैं, 25 की बात करते हैं। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस बट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम। देखिए अब सीधा पूछ लिया, पहले घुमाकर पूछा था, अब सीधा कॉन्सेप्ट पूछ लिया, तो ये ट्रू होगा। कंजर्वेटिज्म स्टेट दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, हाउएवर दे शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो ये 25 भी आपका हो गया। 26 की बात करें, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये गलत होगा। सर आप सिनेमा हॉल रन ही नहीं कर सकते बिना लाइसेंस के, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट द लाइसेंस एक्सपेंडिचर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस प्री ऑपरेटिव, तो ये आपका कहीं ना कहीं कैपिटलाइज होगा। ओके। 27 की बात करते हैं, अंडर और ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। सर सब्सिडरी बुक को अंडर कास्ट करना, ओवरकास्ट करना, मतलब उसके बैलेंस को कहीं ना कहीं गलत तरीके से हमने बढ़ा देना या गलत तरीके से घटा देना, तो ये अंडर कास्ट और ओवरकास्टिंग होता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। बिल्कुल सही बात है, हम कमिट करते हैं तभी तो अंडर कास्ट और ओवरकास्ट होती है, तो ये आपका ट्रू होगा। इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटन ऑन रॉन्ग साइड और टोटल आर रॉन्ग और रॉन्ग बैलेंस इज स्टक, इट विल बी केस ऑफ एरर ऑफ कमीशन, तो ये आपका ट्रू होगा। 28 की बात करें, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड। सर डेल क्रेडिटर कमीशन होता है हम कंसाइनी को देते हैं। ठीक है, किसके लिए? कि अगर कोई भी बैड डेट्स होंगी तो वो कंसाइनी बियर करेगा। इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड टू कंसाइनी द लॉस ऑफ बैड डेट्स इज टू बी बोर्न बाय कंसाइनर। नहीं सर, फॉल्स है। अगर लॉस होगा तो वो कंसाइनी बियर करेगा अगर डेल क्रेडिटर कमीशन आपने दिया, तो ये फॉल्स है। टू इंक्रीज द सेल इनकरेज द कंसाइनी टू मेक क्रेडिट सेल, consignor provide additional commission generally known as del creditor commission. In case del creditor commission is provided to consignee, but it is no more loss of the consignor, it is borne by the consignee. लेकिन ये भाई आपके चैप्टर्स में है नहीं अब, क्योंकि डिलीट हो गया। अच्छा 29 की बात करते हैं, perpetual debentures are payable at the time of liquidation of a company। सर perpetual का मतलब होता है irredeemable। क्या होता है सर? irredeemable। ओके, ट्रू होगा ये, क्योंकि ये लिक्विडेशन के टाइम पर ही पे होते हैं। Perpetual debentures are also known as irredeemable debentures are not repayable during the lifetime of a company. Okay. 30 की बात करें सर, overhead is defined as total cost of direct material, direct wages, direct expenses। सर जो direct material, direct wages और direct expenses होगा ये आपकी प्राइम कॉस्ट होती है, ये ओवरहेड नहीं होता, ये फॉल्स होगा। ओवरहेड जो होता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से बनता है, फॉल्स होगा। ओवरहेड इज डिफाइंड एट टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये भी आपका हो गया। 31 की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर, तो ये आपकी कन्वेंशन है, कॉन्सेप्ट में ही आता है, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, ये ट्रू होगा। Financial statement must disclose all the reliable and relevant information about the business enterprises to the management and also their external user to which they are made, which in turn help them to take reasonable and rational decision, तो ये भी आपका ट्रू है। 32 की बात करें सर, the gain from sale of capital asset is added to the revenue to ascertain the net profit of the business। देखो प्राइमा फेसी तो ऐसा ही होता है, अगर आपका कैपिटल एसेट से कुछ ना कुछ आपको गेन हुआ है तो वो रेवेन्यू में जाएगा, लेकिन उसको कैटेगराइज किया जाएगा नॉट ऑर्डिनरी,
और इसको कैपिटल रिसीट मान लिया जाएगा 32 के केस में। अच्छा 33 की बात करें सर, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। सर ये गलत बात होगी, ये आपका ऑपरेटिंग होता है, नॉन कैश तो होता है विच इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर देयर प्रॉफिट्स, तो ये फॉल्स होगा। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश बिल्कुल, बट ऑपरेटिंग, ये देख लीजिए, ये आपका 33 भी हो गया। ओके अच्छा, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले ये ज़्यादा चार्ज करता है डेप्रिसिएशन, बाद में कम चार्ज करता है, तो ये ट्रू होगा। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हायर डेप्रिसिएशन इज चार्ज अर्लियर ईयर ऑफ द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, तो ये भी आपका हो गया। अच्छा 35 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10 लाख इनकर्ड ऑन अ न्यू यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए ये क्वेश्चन ना अधूरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस कुछ बताया नहीं कि क्या कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्या आपकी एफिशिएंसी बढ़ी, कुछ नहीं लिखा, तो सीधी सी बात है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो ये आपका फॉल्स होगा। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ अ न्यू यूनिट मे हेल्प टू एक्सप्लोर द मोर कस्टमर। सर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं साइलेंट है, तो आप इसको रेवेन्यू ही ट्रीट करके आओगे जब तक बताया नहीं जाता। Inauguration expenses incurred on opening of a new unit may help to explore more customer. This expenditure is revenue expenditure as the expenditure may not generate any enduring benefit in the business over more than 1 year. ठीक है, तो ये भी आपका होगा। 36 की बात करें सर, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड द ट्रेड डिस्काउंट। बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो भाई रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता। तो डिस्काउंट कॉलम जो है वो आपका डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड करता है। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सर ये आपके पिछली 6 अटेम्प्टों के ट्रू एंड फॉल्स थे। इसके अलावा अगर आपने ट्रू फॉल्स करने हैं भाई, आपके मॉड्यूल से आप कर सकते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि इसी में से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो सर इसको ज़रूर करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर मुझे आप DM भी कर सकते हो इंस्टा पर, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर कोई डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।